जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अपनी जो सीरीज चल रही है ज्ञानबिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। ये डेली टेस्ट सीरीज अपडेटेड सीरीज है जो भी वर्तमान में एप्लीकेशन पे भी चलाया जा रहा है। सेम सीरीज को हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग के पास प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस। कुल 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और ये सीट जो है 20 मार्च को करवाया गया था। आज 22 मार्च है, 22 मार्च को ये वीडियो मिल रही है आपको। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ 8:30 बजे मिल जाएगी और 10 बजे के आसपास आपको वीडियो मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? तो शंख का बना बैल जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, हड़प्पा जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के रावी नदी के तट पे है। कहाँ है? पाकिस्तान में है और रावी नदी के तट पे है हड़प्पा। ठीक है। और हड़प्पा से जो मिला था उसमें सिर्फ ये शंख का बना बैल ही नहीं, बाकी और भी चीज़ जैसे गेहूं का प्रमाण है, स्त्री के नाभि से निकलता पौधा, RH-37 कब्रिस्तान, सभा भवन इत्यादि, मतलब ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे चीज जो है हड़प्पा से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो जैन तीर्थंकर और प्रतीक। आपको पता होगा कि कुल 24 जैन तीर्थंकर हुए थे और 24 की 24 जैन तीर्थंकर के अलग अलग प्रतीक थे। ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, सुविधिनाथ सुविधिनाथ का जो प्रतीक था वो मकर था, सही है। शीतलनाथ का प्रतीक जो है श्रीवत्सा, ये भी सही है। श्रेयांसनाथ का प्रतीक गेंडा था, ये भी सही है। वसुपूज्य का जो प्रतीक था ना, वो बराह नहीं था, वो था महिषा। क्या था? महिषा, या जिसे भैंस भी बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, यही सही हो जाएगा। तो फिर वराह किसका प्रतीक था? वराह प्रतीक था विमलनाथ का। किसका? विमलनाथ का। नेक्स्ट है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता है? तो स्वतंत्र रूप से जो जीवन यापन करती थी उस विधवा को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था छदवासिनी। क्या कहा जाता था? छदवासिनी। और रूपा जीवा के बारे में आप लोग जानते थे, स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति करती थी उसे रूपा जीवा कहा जाता था। देखिए, अनिष्कानी, अनिष्कासिनी, ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिए। अनिष्कासिनी किसको बोलते थे पता है? सम्मानित घर की जो महिलाएं होती थी, जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उसे अनिष्कासनी बोला जाता था। और गणिकाध्यक्ष किसे बोलते थे? जो वेश्यावृत्ति के जो वेश्यालय के जो प्रधान होते थे उसे ही गणिकाध्यक्ष बोला जाता था। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसका उपाधि आदि वराह थी? किसकी उपाधि जो है वो आदि वराह थी? वो मिहिर भोज की उपाधि थी। और ये बताइए, गुर्जर प्रतिहार जो था इस वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक था वत्सराज। लेकिन आदि वराह की उपाधि कौन धारण किया था? मिहिर भोज। ठीक है। मिहिर भोज जो था ना, अब वो विष्णु का उपासक था। विष्णु भगवान होते हैं तो उनका उपासक था। नेक्स्ट, कौन से संगम रचना तमिल बाइबल कही जाती है? तो आप लोग को पता होगा, तिरुक्कुल। क्या है? तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल जो है वो तमिल बाइबल कहा जाता है। तिरुक्कुरल को तमिल बाइबल कहा जाता है। और पिछली वीडियो में मैं शिल्पाधिकारम के बारे में बताया था, आप लोग को याद हो या नहीं हो। पायलों की गीत के बारे में नहीं देखे तो पिछली वीडियो देख लीजिए, आप लोग को याद आ जाएगा। ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है पायलों की गीत, शिल्पाधिकारम की। नेक्स्ट, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है? तो यह कथन किस विद्वान का है? मिन्हाज उस सिराज। किसका है? मिन्हाज उस सिराज। और यह कथन कहाँ मिलता है? तो मिन्हाज उस सिराज की एक पुस्तक है तवाकत ए नासरी, उसमें ये मिलता है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता है? देखिए, सबसे पहली बात, विजयनगर जो साम्राज्य था पहले एक छोटा साम्राज्य था, धीरे धीरे वो बड़ा होते गया। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है। जब ये साम्राज्य था, जब ये साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया तो उसे फिर क्या किया गया? उसे प्रांत में तोड़ा गया। किसमें? प्रांत में। तो प्रांत को क्या बोला जाता था? मंडलम बोला जाता था। फिर प्रांत को जिला में तोड़ा गया तो जिला को बलनाडु या कोट्टम बोला जाता था। क्या? जिला को क्या बोला जाता था? बलनाडु या कोट्टम। लिख लीजिएगा।
उसके बाद जिला को परगना में तोड़ा गया, परगना को नाडू बोला जाता था। उसके बाद मेलग्राम में तोड़ा गया, तो मेलग्राम जो होता था ना वो 50 गांव का समूह होता था, 50 गांव को एक साथ कर देते थे तो वो उसे मेलग्राम बोलते थे। उसके बाद गांव में तोड़ा गया तो उसे उर बोलते थे, गांव को उर बोलते थे, और नाडू परगना को बोलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया तो वहाँ का शासक कौन था? अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था कब? 1585 से 86 में। तो वहाँ का शासक था यूसुफ खान। कौन था? यूसुफ खान। ठीक है। और मैं आपको बता दूं अकबर के दरबार में एक बीरबल भी थे, जिनके बारे में आप लोग को बहुत कुछ पता होगा। बीरबल कश्मीर के यूसुफ जाही जाति, कश्मीर में जो यूसुफ जाही जाति थे उनके विद्रोह को दबाते हुए मारे गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि बीरबल किस विद्रोह के दौरान मारे गए। तो कश्मीर में जो यूसुफ जाही जाति थे उनके विद्रोह को दबाते हुए बीरबल की मौत हो गई थी। और मैं आपको बता दूं कि 1574 से 1576 जो बिहार बंगाल अभियान अकबर के द्वारा किया गया था 1574-76 में, उस समय बिहार बंगाल का शासक कौन था? दाऊद खान था। ठीक है। और जब सिंध अभियान किया था अकबर, उस समय वहाँ का शासक था जानी बेग। जब सिंध अभियान किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था? जानी बेग। और जब काबुल अभियान किया था उस समय हकीम मिर्जा जो था वहाँ का शासक था। और एक बात और याद ध्यान रखिएगा और जो इम्पोर्टेंट है, मेवाड़ अभियान जब अकबर किया था तो उस समय वहाँ का शासक था उदय सिंह। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन। आगे, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकार को प्रदान किया जाना, यही था तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण। और ये कब हुआ था? तो आपको पता होगा 1756 से 1763। 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। सिर्फ इन्हीं का नहीं, तीन जनरल थे। तीन कौन कौन थे? लॉरेंस, हैवलॉक और नील। इन तीनों की मृत्यु जो है विद्रोह दबाने के दौरान लखनऊ में हुई थी। और दिल्ली का विद्रोह दबाने के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? निकलसन। लिख लीजिएगा कॉपी में, निकलसन की मृत्यु जो है दिल्ली का विद्रोह दबाने के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है, नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो नामधारी आंदोलन चलाया गया था बाबा राम सिंह कोका। किसके द्वारा? बाबा राम सिंह कोका के द्वारा। भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु वेलवी कमीशन का गठन कब किया गया? तो वेलवी कमीशन का गठन जो किया गया था वो किया गया था 1895 ईस्वी में। कब किया गया? 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो किस आंदोलन के दौरान बताइए? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। बंगाल बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, आप लोग को पता होगा, तो बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। उसी के दौरान स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। महाराष्ट्र से कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। इसलिए जो है वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बोलते थे। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, आप लोगों को पता होगा, हंटर कमेटी, जिसमें 8 सदस्यीय समिति थी जो अपना रिपोर्ट जो है पेश किया। लेकिन वो रिपोर्ट जो अंग्रेज के पक्ष के थ्रू जो मतलब पेश किया गया था, जबकि वो लोग अंग्रेज का सपोर्ट कर रहे थे, कमेटी वाले भी, तो वैसा कुछ जो है उसका फल नहीं निकला, परिणाम नहीं निकला। तो फिर कांग्रेस उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर कांग्रेस खुद अपना समिति बनाया और उस समिति में जो है रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है, उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? तो उच्च एशिया की रीढ़ जो कहा जाता है वो कहा जाता है ट्रांस हिमालय को, और ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी को। बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? तो बिहार स्थित कैमूर झील जो है
वो है विंध्यन श्रेणी का हिस्सा। किसका हिस्सा है? विंध्यन श्रेणी का हिस्सा। निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से जानते हैं? तो कौन सी नदी है जिसे गौरी गंगा के नाम से जानते हैं? वो है शारदा नदी। कौन सी नदी है? शारदा नदी को गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। पश्चिम विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो रबी फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है, क्योंकि रबी फसल जो बोया जाता है वो बोया जाता है आपको अक्टूबर के आसपास, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है वो होती है आपको नवंबर के आसपास में, नवंबर दिसंबर में, तो जिसकी वजह से रबी फसल को फायदा हो जाता है। वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वज्रपोहा जलप्रपात जो है वो मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत्य है? कौन सा विकल्प ऐसा है जो औसत्य है? पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पता चल जाएगा। धर्मा जो है, धर्मा ये गुजरात में नहीं पड़ता है, धर्मा जो है ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, इसे नोट कर लीजिएगा। कुंडापुर पड़ता है कर्नाटक में। तो औसत्य पूछ रहा था तो फर्स्ट ही औसत्य हो गया। कुंडापुर कर्नाटक सही है। बैतरना महाराष्ट्र सही है। कुंजेवेली तमिलनाडु सही है, सिर्फ एक गलत। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक जो है दुष्प्रभावित राज्य है। और सबसे लाभान्वित राज्य सरदार सरोवर परियोजना से कौन सा है? गुजरात राज्य सबसे ज्यादा लाभान्वित। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत्य है? स्थानांतरित कृषि और राज्य। स्थानांतरित कृषि आप लोग को पहले मैं बता चुका हूँ, पूरे डिटेल से बताया था एक वीडियो में। नहीं देखे वीडियो तो अच्छे से देख लीजिएगा, इस सीरीज में ही बताया हूँ। तो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन कवर करूँगा। इसमें कौन सा औसत्य है ये बताना है। बेगमा मेघालय सत्य है। कुमारी पश्चिमी घाट सत्य है। कुरुवा, कुरुवा जो है ना वो छत्तीसगढ़ का नहीं है, यही गलत है। कुरुवा जो है वो झारखंड का, कहाँ का है? झारखंड का है। और अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का फिर क्या है, तो छत्तीसगढ़ का डेप्पा, डहिया, देवर ये सभी जो है ना छत्तीसगढ़ का। और पामलू जो है मणिपुर का, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाल घाटों हीरो के खानों के लिए जाना जाता है और मझगांव मैंगनीज के भंडार के लिए जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, बालघाट और मझगांव दोनों जो है मध्य प्रदेश में, दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन बालघाट जो है वो मैंगनीज के भंडार के लिए जाना जाता है तथा मझगांव जो है वो हीरो के खानों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो दोनों में से दोनों गलत है। नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। कल्पक्कम कर्नाटक, यही तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही गलत होगा। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। सिर्फ कल्पक्कम ही नहीं, कुंडनकुलम भी जो है ना वो भी तमिलनाडु में है। जैतापुर महाराष्ट्र सही है। काकरापरा गुजरात सही है। कुंडलकुलम तमिलनाडु सही है। बोला ना कुंडलकुलम सही है। और कल्पक्कम भी तमिलनाडु होगा, कर्नाटक नहीं होगा। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की गठन किस वर्ष किया गया? इसमें ऑप्शन में आंसर है ही नहीं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। इसको 1957 करना है, ठीक है ना। 1957 में किया गया था। ऑप्शन 1 डी सही। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अवस्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, चितपावन जनजाति किस राज्य की है? चितपावन जनजाति जो है वो महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र के। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र और चितपावन जनजाति भी महाराष्ट्र। कालियट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालियट्टम लोक नृत्य जो है वो केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है। कथकली केरल से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसे। बागडोगरा हवाई अड्डा जो अवस्थित है पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई? तो विकेंद्रीकरण क्रिया की शुरुआत जो है वो की गई थी भारत शासन अधिनियम 1861। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा। देखिए मैं आपको बता दूं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि केंद्र और राज्य या फिर कोई भी शक्ति है उसे बंटवारा कर देना, और केंद्रीकरण का मतलब है कि एकजुट करना, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण जो है
कैसे मानते हैं कि शुरुआत हुई 1861 में? 1861 से पहले मुंबई, मद्रास और कोलकाता के लिए जो कानून का निर्माण किया जाता था वो ब्रिटिश के सिर्फ एक ही यानी कोलकाता सरकार ही करती थी, ठीक है। लेकिन 1861 का जो नियम आया उसके बाद मद्रास के लिए अलग सरकार थी, मुंबई के लिए अलग सरकार थी और कोलकाता के लिए अलग सरकार जो नियम कानून का निर्माण करती थी। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है भारत के राज्य में कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो भाषा के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई दिसंबर 1953 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया और इसमें 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष हो गए और 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष हो गए फजल अली और 2 अन्य सदस्य में से एक सदस्य थे हृदय नाथ कुंजरू और दूसरा थे के.एम. पनिक्कर। नेक्स्ट है, विधि के समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया? तो विधि के समान संरक्षण जो है भारतीय समान संरक्षण दिया हुआ है तो ये ग्रहण किया गया अमेरिका से, और विधि के समान समानता होता, विधि के समक्ष समानता होता तो ये ग्रहण किया गया था ब्रिटेन से। संरक्षण अमेरिका से, समानता ब्रिटेन से, और ये जो आपको मिल जाएगा अनुच्छेद 14 में भारतीय संविधान के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ है? ये हुआ है 1979 ईस्वी में बीपी मंडल आयोग की अध्यक्षता में, ठीक है। बीपी मंडल आयोग गठित किया गया था, उनके द्वारा ही द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया। और इस बात का ध्यान रखिएगा 1979 में तो ये गठन किया गया, लेकिन 1990 में जो सरकार थी उसके द्वारा 27% आरक्षण जो है ओबीसी को दिया गया, ठीक है। आगे, मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो मतदाता का जो है ना वो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपने जिसे वो वोट देना चाहते हैं उसके बारे में उन्हें जानने का पूर्ण अधिकार है, ये स्वतंत्र है। और वो तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है मतदाता स्वतंत्र है कि वो व्यक्ति कैसा है, पहले कैसा था, इसके बारे में, ठीक। वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है आपका किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 59 में वर्णित है कि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधान परिषद का सदस्य हो, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह अनुच्छेद 59 में वर्णन है। तो अनुच्छेद 57 में क्या है? अनुच्छेद 57 में ये दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो अनेक बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 355 में क्या है? अनुच्छेद 355 में दिया हुआ है केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि राज्यों को बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से रक्षा करना किसका? केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 355 में दिया है। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा कौन करता है? आपदा प्रबंधन जो होता है उसका सर्वे सर्वा कौन होता है? तो उसके सर्वे सर्वा जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? तो किसके द्वारा जांच की जाती है? देखिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण को किसके द्वारा जांच की जाती है? तो ये जो है ना जांच की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाती है। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस जांच के बाद जो रिपोर्ट पेश की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उससे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, उसे मानने के लिए राष्ट्रपति जो है वो बाध्य है। अन्य बातों में जो है राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते थे, लेकिन इसमें जो है राष्ट्रपति बाध्य मानने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प है जो असत्य है ये बताना है। पढ़ लेते हैं। जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ठीक है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाएंगे। हाँ ये तो सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाएगा, यही गलत, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी सब सही। विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधानसभा केवल कितने समय तक रोक सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में जान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। विधान जैसे राज्य में जो होता है, केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार
भारत के 6 राज्य में जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों, ठीक है। तो जैसे कोई भी विधेयक है वो विधानसभा से जैसे पारित हो रही है, ठीक है, पारित होता है, उसके बाद जाएगा कहाँ, विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद जो है उसे अधिकतम 3 महीने तक रोक सकता है। कितने दिनों तक? 3 महीने तक रोक सकता है। उसके बाद उस विधेयक को जो है वापस फिर से विधानसभा भेज दिया जाएगा। कहाँ? वापस फिर से विधानसभा भेज दिया जाएगा। फिर से विधानसभा जो है उसमें कुछ संशोधन करना चाहेगी तो संशोधन करेगी, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगी। फिर से विधानसभा जो है विधान परिषद को भेजती है, फिर से विधानसभा जो है विधान परिषद को विधेयक भेजती है, और विधान परिषद जो है उसे फिर से 1 माह तक रोक सकता है। अपने पास इतना पावर है कि फिर से 1 माह तक जो है वो अपने पास रख सकता है, रोक सकता है। अगर 1 माह में इसकी स्वीकृति नहीं देता है तो वो विधेयक जैसा है वैसा ही स्वीकृति माना जाएगा। तो इस अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 माह। 3 माह तो पहली बार रोक सकता है और दूसरी बार जब आएगा उस समय भी 1 माह रोक सकता है। इसका मतलब है कि 4 माह जो है विधान परिषद इस विधेयक को रोक सकती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? मजदूर संघ समवर्ती सूची सही है। सीमा शुल्क राज्य सूची गलत है। सीमा शुल्क जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची सही है और डाकघर बचत बैंक संघ सूची सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया? तो मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 ईस्वी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा को प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया? ये संविधान संशोधन है 58वें संविधान संशोधन के तहत। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? डर्बी कप का संबंध है घुड़दौड़ से। बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? बेसबॉल खेला जाता है डायमंड में। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है भारत की कुल जनसंख्या यानी देश की कुल जनसंख्या से। किससे? देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है कुल राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट, हवाला क्या है? हवाला क्या होता है? हवाला है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जो करते हैं उसे ही हवाला बोला जाता है। विदेशी मुद्रा जो है उसका अवैध कारोबार करते हैं उसे ही हवाला बोला जाता है। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर जो है सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। तो सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि सेट पसंद आया। वह सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे आ जाइए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।